इसीलिए अलग अलग बातें जो कि धरातल पर की भी जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे महाकुंभ के आयोजन को सेंट्रिक रखा है। जाहिर है बिहार भी इससे सधेगा और मुझे लगता है शायद पूरा देश भी इससे पूरा सधेगा, लेकिन विपक्षी पार्टियां अभी भी एंगल्स ढूंढ रही है। क्या आपको लगता है कि हमने देखा है पहले भी चुनाव में कांग्रेस द्वारा कुछ नैरेटिव सेट किए गए, क्या कुछ ऐसे नैरेटिव इस महाकुंभ को लेकर के कांग्रेस इस समय सेट कर रही है जिसका असर बिहार चुनाव पर देखने को मिल सकता है? कांग्रेस हो या विपक्ष हो, वो इंतजार कर रही है कि कोई ऐसा मुद्दा निकल कर आए जो उनके पक्ष में आ जाए। जैसे कि 2024 के चुनाव में ये सोचा नहीं गया था कि आरक्षण और संविधान का मुद्दा कई राज्यों में बहुत तूल पकड़ लेगा। ना ही भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था और ना ही विपक्ष ने कहा कि अगर 400 पार हुआ तो संविधान बदल दिया जाएगा और आरक्षण में भी कटौती होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जब 2024 के नतीजे आए, 240 आंकड़े आए, तो ये रियलाइज़ किया कि कई जगह जब यहाँ सोचा जाता है कि हिंदू मुस्लिम पे चुनाव है तो पोलराइजेशन पूरी तरीके से नहीं हो रहा। एससी वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक, ये तमाम ऐसे वोट बैंक हैं जो छिटक कर उस हिंदू अम्ब्रेला से निकल के जा रहे हैं आरक्षण के डर पे, संविधान के डर पे। तो भले ही चाहे फिर महाराष्ट्र में चुनाव बटोगे तो कटोगे या एक है तो सेफ है पे हुआ, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान रखा कि किस तरीके से एससी वोट बैंक पर काम करना है। ठीक वैसे ही, क्योंकि वही वो महाराष्ट्र था जहां से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस 2024 में नहीं हुआ था। और ठीक वैसे ही दिल्ली में भी आपको देखने को मिला कि भले ही वक्फ पर, हिंदू मुस्लिम पर चुनाव हुआ, लेकिन झुग्गी और जातियों पर भी फोकस किया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष चाहता है कि इस पूरे डिबेट, खींचतान, आरोप प्रत्यारोप के बीच में कोई एक ऐसा मुद्दा निकल कर आ जाए जो लोगों को भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विश्वास है उससे खींच लाए। अब संविधान बदलना और आरक्षण भी संविधान पार्लियामेंट से ही डिबेट के अंदर निकल कर आया था, जिसको राहुल गांधी बाहर तक ले गए कि कितने ओबीसी जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या अनुपात के लिहाज से दिया जाए, और इसकी शुरुआत भी बिहार से हुई थी। तो आप देखिएगा कि बिहार चुनाव में आरक्षण जिसे बोलते हैं कि हमेशा जिक्र होता है कि कितनी संख्या है, जनसंख्या की आबादी और उसकी गिनती को लेकर अक्सर जिक्र आता है, जनगणना को लेकर। तो ये तमाम मुद्दे निकलेंगे। अब विपक्ष चाहता है कि ऐसा एक मुद्दा निकल आए जिससे लोग कहीं ना कहीं विपक्ष के पास आ जाएं। वहीं भारतीय जनता पार्टी हर एक मोर्चे पर, चाहे वो हिंदू की बात हो, हिंदुत्व की, तो उसमें वो महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन का जिक्र लगातार करती रहेगी। फिर जातियों की बात होगी तो वो अपना माइक्रो मैनेजमेंट वहाँ करेगी। विकास की बात होगी तो वो मोदी सरकार अपनी योजनाओं का जिक्र करेंगी। महिलाओं से अलग एक स्ट्रैटेजी चलती रहेगी कि महिलाओं के खाते में क्या जाएगा। दिल्ली में देखिए हमने खाते में पैसे भेजे, महिलाएं कितनी खुशहाल हैं। महाराष्ट्र में देखिए महिलाएं खुश हैं, तो महिला वोट बैंक की अलग बात होगी। 27 साल बाद महिला आरक्षण का जिक्र होगा। फिर इसके अलावा भी कई ऐसी योजनाएं निकल कर आएंगी, मैनिफेस्टो में बातें निकल कर आएंगी जिससे अलग अलग वर्ग को भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लाए। तो आप देखिए कि जो भी लोकसभा में बातचीत हो रही है वो चीज़ें निकलकर विधानसभा में होंगी। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष चाहता है कि कोई एक ऐसा, जैसे आप देखिए औरंगजेब को लेकर जिस तरीके से चीज़ें निकल कर आई हैं वो बिहार चुनाव में आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेंगी। अब इसमें किसका फ़ायदा, किसका नुकसान, लालू प्रसाद यादव किसका सपोर्ट करते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल चुप रह गए, सॉफ्ट हिंदुत्व में आए और उनका नुकसान हो गया। तो अब ऐसे में आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश का क्या स्टैंड होता है, हिंदू मुस्लिम में जैसे औरंगजेब के मुद्दे पर लालू प्रसाद यादव या राहुल गांधी का क्या स्टैंड होता है। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष टारगेट कर रहा है बीजेपी को। कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि कई बार विपक्ष को ये सोचना होगा कि हम इस पर क्या स्टैंड लें। तो जाहिर तौर पर ये जो आने वाला चुनाव है बिहार का, वो बहुत आसान नहीं होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और लोकसभा से निकली बातें उस चुनावी मैदान में जरूर पहुंचने वाली है। जो कि आप बिहार का यहाँ जिक्र कर रही हैं अदिति, ऐसे में अगर कैटेगरिकली हम देखें तो बिहार 3 खेमे में बढ़ जाता है, एक एमवाई समीकरण के साथ तो लालू के साथ, लेकिन बीच का भी एक खेमा है। दूसरा खेमा है बीजेपी का, जाहिर है जो सवर्णों को लेकर के चली जाती है बीजेपी, लेकिन तीसरा खेमा जो है वो है नीतीश बाबू का, और ये बड़ा अहम रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि बीजेपी नीतीश बाबू को साथ करके पूरे बिहार चुनाव को साधने की कोशिश कर रही है। जैसे एमवाई समीकरण है वैसे ही अति पिछड़ा समीकरण भी है, पिछड़ा और अति पिछड़ा। और पिछड़ा और अति पिछड़ा में अभी भी एज जो है नीतीश बाबू की है, और यही वजह है कि विचारधारा एक ना होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को अपने साथ रखा हुआ है और चुनाव के बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया है कि जो कुछ भी है
चुनाव तो हम नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ेंगे। बीजेपी भी अनप्रेडिक्टेबल रहती है और नीतीश कुमार तो अनप्रेडिक्टेबल रहते ही हैं। लालू प्रसाद यादव सिर्फ यही चाहते हैं कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो कि जो वोट करने वाले लोग हैं वो इस कंफ्यूजन में रहें कि हम दें नीतीश को वोट या नहीं दें। तो जाहिर तौर पे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक और स्ट्रैटेजी है कि वो MY समीकरण में से Y को कैसे अपने पास लें, वो पिछड़ा अति पिछड़ा में से थोड़ा पिछड़ा और थोड़ा अति पिछड़ा अपने साथ कैसे लें। और वो कैसे होगा, वो दो ही चीज़ों से होगा। एक तो ये विश्वास दिलाना कि हम आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, दूसरा ये विश्वास दिलाना कि हम जातीय जनगणना कराएंगे और अनुपात के लिहाज से चीज़ें हो सकती हैं, तीसरा ये विश्वास दिलाना कि हमारी योजनाएं पिछड़ा, अति पिछड़ा और यादव OBC जो हैं उनके लिए बहुत अच्छी हैं। अब ये सब कन्विंस करने के लिए वो माइक्रो मैनेजमेंट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के देश भर के बड़े SC OBC चेहरे पंचायत में घर घर जाकर रात को बैठकर खाट पर ये चर्चा करें, जो हरियाणा में हुई, जो महाराष्ट्र में हुई, जो दिल्ली में हुई, कि आपको क्या मिलेगा अगर सरकार आएगी। तो ये मैन टू मैन मार्किंग बीजेपी करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें लाने के लिए MY में से Y और पिछड़ा अति पिछड़ा में से थोड़ा थोड़ा वोट बैंक अपनी तरफ लाना होगा। जी बिल्कुल अदिति, और शायद यही वजह है कि इस बार आने वाले चुनाव में जहां भी है, जैसे बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी पहले से एक टारगेट को सेट कर रहे हैं और यही वजह है कि महाकुंभ का जिक्र हो रहा है। बहरहाल महाकुंभ का जिक्र तो देश के साथ साथ विदेशों में भी इस समय हो रहा है अदिति, और जाहिर है इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल भी सकता है। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।